हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया मैक्सवेल इक्वेशंस को। तो मैक्सवेल इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन मैंने एक बार फिर से लिखी है और इस पे बेस्ड डिस्कशन अपने करेंगे, रिजल्ट्स को देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अपना मैक्सवेल इक्वेशंस है थर्ड इक्वेशन, उसके अंदर आया था कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव डी अपॉन डी टी। दैट मीन्स ये वैसे तो फैराडेज लॉ था, वैसे तो ये फैराडेज लॉ था, लेकिन इससे क्या रिजल्ट हमको मिला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे ईएमएफ जनरेट होगी और ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं E डॉट डी एल। इसीलिए हमने ईएमएफ को इसके इक्वल किया था। तो अगर आपको फाई बी जो है वो कैसे डिफाइन होता है? फाई बी होता है बी ए कॉस थीटा फ्लक्स। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उससे हमारा फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और ये जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगी? डी फाइव बी अपॉन डी टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, यानी ये भी एक फिक्स रेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अगर रेगुलरली चेंज कर रहे हैं अलग अलग रेट पे, कभी जरा स्पीड से कभी धीरे अगर चेंज कर रहे हैं, तो ईएमएफ भी एक जैसी प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉइल है, तो इस कॉइल के पास में गैल्वेनोमीटर हमने लगाया इसके साथ और अपने मैग्नेट को अलग स्पीड पे लेके आ रहे हैं, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो भी वेराइंग होगा। वेराइंग का मीनिंग वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और उसका रेट भी अलग अलग है, कभी तो फास्टली चेंज हो रहा है, कभी स्लोली चेंज हो रहा है। कभी मैं धीरे लेके आया, कभी मैं तेजी से लेके आया, कभी मैंने उसी मोशन के दौरान धीरे कर लिया, कभी तेज कर लिया मैग्नेट को, कभी धीरे कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और जो वो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है चेंज होने का वो भी कांस्टेंट अगर नहीं है तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी? वेराइंग होगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये लिख के बताऊं कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड यानी अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी? वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। और ये वर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और वो खुद ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करती रहती हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। पहले इसको और देखते हैं आपने कि इस इक्वेशन में ये कहा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी। यहाँ पे आईसी क्या है? कंडक्शन करंट, और आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। सो वी कैन से दैट B dot dl will be equal to mu naught IC plus mu naught epsilon naught d phi
E/dt। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है d phi E/dt मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारा है उसकी वैल्यू होती है d phi E/dt, है ना। तो मैंने यहाँ पे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रख दी। अब मान लो किसी जगह पे IC 0 है तो हमारी यही इक्वेशन बन जाएगी, इफ IC इज इक्वल टू 0 देन B डॉट dl will be equal to mu naught epsilon naught d phi E/dt। भी मान लो किसी जगह पे कंडक्शन करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो उस जगह पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। मान लीजिए उस स्थान पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रही है। तो उस केस में B डॉट dl विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। IC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हमने देखें यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है EA cos थीटा। तो अगर एरिया और थीटा सेम है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज है वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ये इक्वेशन क्या बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन दैट केस। कि अगर आप किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो उससे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसा ही किसमें हमने देखा था, कैपेसिटर में देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कैपेसिटर में। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने चेंज करें फ्लक्स कभी चेंज हो जाएगा। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू होगी यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। और अगर ये कांस्टेंट रेट पे नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि ये कांस्टेंट रेट पे नहीं है, वैसे ही ये भी कांस्टेंट रेट पे अगर नहीं है, ओके, ये अगर कांस्टेंट रेट पे नहीं है यानी अगर ये जो फ्लक्स का चेंज है वो वेरी हो रहा है बार बार, उसकी रेट अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की रेट कांस्टेंट नहीं है, तो अपने क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर ये वेरी करेगा बार बार तो यहां से dl तो देखो एक कांस्टेंट, भी हमने अगर एक बार लूप ले लिया तो dl का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होगा, तो b जो है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये रेट चेंज हो रही है तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये रेट कांस्टेंट है तो b प्रोड्यूस होगा और कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर ये वेरी कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ये रेट अगर वेरी कर रहा है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस करेगी, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है और दोनों एक दूसरे को ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। ऑसिलेशंस का मतलब जैसे ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज होती है, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती रहती है एक डायरेक्शन में।
तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप एसोसिएट हो जाती है इन इक्वेशन की वजह से, क्योंकि वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज होती है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फिर से क्या बना देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास होने के लिए, कहीं पे भी मूव होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सनलाइट हमारे पास आती है एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर से भी आती है, एटमॉस्फेयर में से भी आती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी वो वेव्स आ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर ही अपने आप ये क्वालिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही एक दूसरे को एसोसिएटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से और प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर से बता दूं आपको, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है, और दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती रहती है, और उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि लाइट वेव है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों किस तरह से ये प्रक्रिया रहती है, कुछ इस तरह की होती है। ये अपना एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये डायग्राम अपने बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, उसको अपने देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लीजिए वाई एक्सिस के अलावा क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx। वेव इक्वेशन जो होता है उसी तरीके से हमने इसको किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो कैसे होगा, E0 दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम k इनटू x। कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मान लीजिए y एक्सिस में, देखिए ये, और z एक्सिस में मान लीजिए ठीक इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस में कौन ऑसिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस में ऑसिलेट करेगी, ठीक इसके परपेंडिकुलर।
ये कई बार पूछा गया है इसको, ये बी के लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में ऑसिलेट करेंगी, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेव आगे की ओर प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, पहले यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हुई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, जीरो। इस तरह से वो ऑसिलेट करती है। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है उसकी, E0 sin ओमेगा t माइनस kx इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की होती है B0 sin ओमेगा t माइनस kx। और वेव प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में होता है, दोनों के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर हमारा वेव मोशन होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मान लीजिए वाई एक्सिस में ना होकर एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट करे, एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करे, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई में करे ऑसिलेट, तो तीसरा एक्सिस जो है परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सिस हमेशा एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड पे आ जाएगा, यानी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जिन दो एक्सिस की तरफ हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस का डायरेक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन केस कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में प्रोपोगेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अपनी एक्स में प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में होगी, यानी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ रही है। ये डायग्राम है जो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ी, कौन सी एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये कौन सा है, जेड, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे को एसोसिएटेड करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।